हेलो एवरीवन, आज हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का थर्ड पार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का न्यूमेरिकल्स देखते हैं। तो हम लोग पहला न्यूमेरिकल के साथ शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज इस तरह से बिटवीन को लिखते हैं, बिटवीन टू बॉडीज एट अ सर्टेन सेपरेशन is 10 Newton. What would be the force of attraction? Between them, if the separation between them is reduced to half. तो इसका सॉल्यूशन, तो यहाँ क्वेश्चन क्या है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज एट अ सर्टेन सेपरेशन इज 10 न्यूटन। मतलब कि किसी एक पर्टिकुलर सेपरेशन पे दो बॉडीज रखा हुआ था, एक पर्टिकुलर सेपरेशन पे कुछ डिस्टेंस पे दो बॉडीज रखा हुआ था, और इस समय पे इन दोनों के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज एट अ सर्टेन सेपरेशन इज 10 न्यूटन। मतलब किसी भी एक सेपरेशन पे इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो इक्वल टू था 10 न्यूटन। अब बोला जा रहा है कि व्हाट वुड बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम इफ द सेपरेशन इज रिड्यूस्ड टू हाफ। ये जितना भी था, ये r था, अब क्या हुआ कि अब इसको हम लोग r/2 कर दिए। अब जो सेपरेशन है उसको रिड्यूस करके r/2 कर दिया गया है। तो अब हमको बताना है कि फोर्स कितना होगा। तो जो हमारा फोर्स है, अब बताओ, दो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज एट अ सर्टेन सेपरेशन। तो दो बॉडी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा होता है? यहाँ लिखा हुआ है क्या कि बॉडीज चार्ज है? नहीं लिखा हुआ है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं हो सकता। मास तो बॉडीज के पास होता ही है, इसका मतलब ये जो फोर्स है ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का हम लोग क्या फॉर्मूला देखे थे कि फोर्स जो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स Fg दैट इज इक्वल टू G m1 m2 बाई r। तो यहाँ क्या हो रहा है, दो केसेस में F1 का बात करें हम अगर, तो उस केस में G m1 m2 डिवाइड बाई r1 स्क्वायर हो जाएगा, और F2 जो होगा वो हो जाएगा G m1 m2 डिवाइड बाई
r2 स्क्वायर। तो ऊपर वाला चेंज हुआ क्या? ये चेंज हुआ नहीं हुआ, तो बस मास चेंज नहीं हो रहा है ना, और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही है। तो ये जी का जी रहा और मासेस वही है, बस उसका डिस्टेंस हम लोग हाफ कर दिया। तो अगर इसको हम F बोल रहे हैं, F1 को सब ये है मेरा 10 न्यूटन, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 10 न्यूटन है, इसका डिस्टेंस R। अब उसको क्या किया गया, ये जो यहाँ R1 है ना, ये है ये R1। अब क्या हुआ कि जो हमारा फोर्स है F इज इक्वल टू G m1 m2 डिवाइड बाई R, ये R/2 है, ये इक्वल टू R1/2 हो जाएगा, R1/2 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आएगा, G m1 m2 डिवाइड बाई R1 स्क्वायर इंटू 4 जो है ये ऊपर चला जाएगा, तो ये आया 4। तो ये देखो नीचे क्या आया, एग्जैक्टली ये चीज़ आया, ये एग्जैक्टली पहले वाला है, जो फर्स्ट इक्वेशन है हमारा, एग्जैक्टली वो इक्वेशन आता है। और ये कितना था, 10 न्यूटन था, तो यहाँ से लिखेंगे हम 10 इंटू 4, ये कितना आया 40 न्यूटन। तो इसका आंसर हो गया कि डिस्टेंस को हाफ कर देने से जो हमारा फोर्स है दैट विल रिड्यूस, दैट विल इंक्रीज टू 40 न्यूटन, इंक्रीज टू 40 न्यूटन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट हम ये क्वेश्चन करते हैं, द वेट ऑफ अ बॉडी ऑन अर्थ इज 98 people, द is 90. इसके बाद where acceleration due to gravity is 9.8 meter per second, where acceleration due to gravity g is equal to 9.8 meter per second square. What will be its mass? What will be its A mass B weight on moon, weight on moon, where G is 1.6 meter per second square, 1.6 meter per second square. तो अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, द वेट ऑफ अ बॉडी ऑन अर्थ इज 98 न्यूटन वेयर g is 9.8 meter per second square. What will be its mass? And second part, what will be weight on what will be its weight on moon where g is 1.6 meter per second. मतलब बता दिया हमको कि अर्थ है
अर्थ पे हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर एक बॉडी है, उसका मास है, सॉरी उसका वेट है, वेट को हम W से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेट है उसका 98 न्यूटन। तो हम लास्ट क्लास में देखे थे कि वेट एक फोर्स है, इसलिए इसका जो यूनिट आ रहा है वो न्यूटन आ रहा है। उसके बाद हमसे पूछ रहा है, पहला पार्ट जो इस क्वेश्चन का है वो ये है कि इसका मास। तो वेट हम क्या देखे थे, वेट क्या होता है, देखो ऐसा होता है कि कोई भी बॉडी को हम बस रिलीज करें, सिंपली हम अगर रिलीज कर दें किसी बॉडी को तो उस पर एक फोर्स लगेगा नीचे की तरफ। तो ये बॉडी है, इस नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, फोर्स हुआ और फ्री फॉल हो रहा है, मतलब यहाँ कोई और फोर्स नहीं है, केवल ग्रेविटेशनल फोर्स। तो केवल ग्रेविटेशनल फोर्स और कोई भी फोर्स नहीं, तो फोर्स लगेगा। या तुम सोचो कि अगर हम किसी भी चीज को खींचेंगे तो उसका वेलोसिटी इंक्रीज करेगा ना, मतलब वो एक्सेलरेट करेगा। तो इसके कारण यहाँ पर एक एक्सेलरेशन आएगा और ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आ रहा है, तो उसको हम लोग जी बोलेंगे। हम लोग देखे थे कि किसी बॉडी पे वो अगर फोर्स लग रहा है और उस पर एक्सेलरेशन ए आ रहा है, तो उसका जो दैट फोर्स देन इज इक्वल टू F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पर वो एक्सेलरेशन जी के इक्वल है, तो ये हो जाएगा। और ये फोर्स कौन लगाया, अर्थ लगाया। वेट क्या होता है, फोर्स बाय वेट अर्थ अट्रैक्ट्स एनी बॉडी। तो यही तो फोर्स है जिससे अर्थ इस बॉडी को अट्रैक्ट कर रहा है। तो इस केस में ये जो फोर्स है, तो ये जो वेट का फॉर्मूला निकल गया यहाँ से कि वेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसमें दिया हुआ है कि मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 98 न्यूटन। हम लोग कैलकुलेशन करने से यूनिट को छोड़ देते हैं, हर चीज़ हम लोग ऐसा यूनिट में ले लेते हैं और फाइनली जो कैलकुलेट करके जो रिजल्ट आता है उसमें हम लोग उसके अकॉर्डिंगली यूनिट डाल देते हैं। अगर हम सारा क्वांटिटीज जो भी फॉर्मूला यूज किए उसमें जितना भी क्वांटिटीज आया उन सबको अगर हम एसआई यूनिट में लिए हैं तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो भी एसआई यूनिट में ही आएगा। तो यहाँ पर हम क्या किए, वेट इज इक्वल टू mg इक्वल टू 98। अब g क्या होता है, मास इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा 98 बाई जी। जी क्वेश्चन में दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकेंड, यहाँ से आ जाएगा 98 बाई 9.8। यहाँ से ये पॉइंट किया, यहाँ 10 आया, ये 98 ही कटा 1, तो कितना हुआ 10 kg। kg क्यों, देखो इसमें दो चीज़ था, एक तुम्हारा था वेट और एक था जी। ये वेट बाई जी, जी को हम लिए ऐसा यूनिट में मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में लिए, ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, वेट का 98 न्यूटन था, दोनों ऐसा यूनिट में था। तो फाइनल रिजल्ट आया 10, वो भी ऐसा यूनिट में आया। क्या निकाल रहे थे हम, मास, तो मास आ जाएगा 10 kg। ये पहला पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट का अगर बात करें, दूसरा पार्ट में ये बोल रहा है कि हम तुमको बता दें कि अर्थ पे उसका कितना मास, कितना वेट है। अब तुमको ये बताओ कि इस चीज़ का, इसी बॉडी का मास मून पे कितना होगा, जहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे कि अलग अलग जगह पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू अलग अलग होता है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून, मून के लिए हम m लिख रहे हैं, मून के लिए हम m लिख रहे हैं, वो दिया हुआ है 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम अभी देखें वेट का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू हम जहाँ भी है वहाँ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये मास कितना निकाले, हम यहाँ निकाले थे 10 kg होता है मास, 10 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1.6, तो ये कितना हुआ 16 न्यूटन। 16 न्यूटन है, क्यों, ये भी ऐसा यूनिट में था, ये भी ऐसा यूनिट में था, तो फाइनल रिजल्ट भी ऐसा यूनिट में आएगा। वेट फोर्स होता है, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, इसलिए 16 न्यूटन। तो ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हुआ। तो हम देख सकते हैं कि अर्थ पे इसी चीज का वेट था 98 न्यूटन, उसी बॉडी का वेट मून पे 16 न्यूटन हो गया। तो ऐसे जी चेंज होने के कारण वेट चेंज होता है, लेकिन मास यहाँ पर भी 10 kg निकाले और इसी 10 kg का यहाँ यूज, क्योंकि मास चेंज नहीं होता है फेस टू फेस। उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
ball is thrown vertically upwards. It goes to height 20 meter. And then returns to the ground. Taking acceleration due to gravity to be 10 meter per second square, take g is equal to 10 meter per second square. Find the initial velocity of the ball B. Final velocity of the ball on reaching the ground. Final velocity of the ball on reaching the ground. Or C, the total time of journey of ball. Total time of journey of ball. तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? A ball is thrown vertically upwards. एक बॉल को हम ऊपर फेंकें, वर्टिकली मतलब बिल्कुल सीधे, ऐसे टेढ़ा नहीं फेंकें, हम बिल्कुल उसको सीधे ऊपर फेंकें। उसके बाद इट गोज टू हाइट 20 मीटर एंड देन रिटर्न्स टू द ग्राउंड। मतलब एक बॉल को हम ऊपर थ्रो किया, वो इस तरह से ऊपर गया, 20 मीटर तक गया, उसके बाद यहाँ से वापस से रिटर्न कर दिया, रिटर्न करके वापस से ग्राउंड पे आ गया। पहला पार्ट पूछा गया है और बोला गया है कि जी को 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लीजिए। और पहला पार्ट पूछा गया है कि इस बॉल का इनिशियल वेलोसिटी क्या था, यहाँ से जब हम थ्रो किए ऊपर तो किस वेलोसिटी के साथ इसको थ्रो किया गया। तो ये क्या है? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन का 3 इक्वेशंस होता है, v इज इक्वल टू u प्लस at, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as
एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हमको निकालना है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है बॉल। तो हमको पता है क्या है फाइनल वेलोसिटी। यहाँ पर पहुँचने पे, यहाँ जब बॉल पहुँचेगा तो उसका वेलोसिटी क्या होगा हमको ये पता है, वो होगा 0। कैसे पता है? देखो ऐसे पता है कि कोई भी चीज़ अगर ऊपर जा रहा है तो अगर इसका वेलोसिटी 0 नहीं होगा तो ये तो ऊपर जाते रहेगा ना, वो नीचे तभी आएगा। ये बॉडी कहीं रुक कर नीचे तभी आता है, कहीं पर भी नीचे तभी आता है जब उसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 0 हो जाता है। 0 हो गया, यहाँ पर जाके जब ये हम मैक्सिमम हाइट पे पहुँचता है ना तो वेलोसिटी इसका 0 हो जाता है। क्योंकि अगर वेलोसिटी 0 नहीं होता तो ऊपर वेलोसिटी रहता तो वो ऊपर ही जाता, वो क्यों नीचे आता। तो क्या होता है कि जब ये बॉल ऊपर जाता है ना तो ये अंडर ग्रेविटी और कोई भी फोर्स इस पे लग नहीं है, केवल ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो इसको हम सब वेलोसिटी से हम थ्रो किए, किसी वेलोसिटी u से हम इसको थ्रो किए। तो u से जब ये जाना शुरू किया तो क्या होगा कि इस मोशन के दौरान उस पर g लग रहा होगा नीचे। मतलब जो फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इस पे नीचे लग रहा होगा और वेलोसिटी बॉडी का है ऊपर। तो क्या होगा, वेलोसिटी डिक्रीज करेगा। क्यों डिक्रीज करेगा? बिकॉज कोई भी बॉडी अगर इस तरह से जा रहा हो किसी स्पीड के साथ और इसको हम पीछे पकड़ के खींचना शुरू करें, इसका वेलोसिटी डिक्रीज होता है ना। तो पीछे पकड़ के जब हम खींच रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो इस केस में इसका वेलोसिटी जो होगा वो डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है कि इस डायरेक्शन में बॉल जा रहा था, नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा तो मोशन के ऑपोजिट में फोर्स है तो वो उसको रोकने का कोशिश करेगा, मतलब वेलोसिटी डिक्रीज करेगा। वेलोसिटी जिस रेट से डिक्रीज, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को ही हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं। तो इसके कारण, और जब वेलोसिटी कम होता है तो उस एक्सेलरेशन का नाम होता है डी एक्सेलरेशन। यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा वो एक्चुअली हो जाएगा तुम्हारा माइनस, बिकॉज इससे कितना से वेलोसिटी डिक्रीज होगा, इंक्रीज नहीं होता। जब वेलोसिटी इंक्रीज होता है तो एक्सेलरेशन हम लोग लेते हैं प्लस जी, और जब वेलोसिटी डिक्रीज होता है तो हम लोग लेते हैं माइनस जी। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है तो ए विल बी इक्वल टू जी, अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है तो ए विल बी इक्वल टू माइनस जी। तो जब ये यहाँ पहुंचा तो ये ऊपर, जब ये मैक्सिमम हाइट पहुंच गया तो वो और ऊपर नहीं जाएगा ना, मैक्सिमम हाइट कहाँ पहुंचेगा, तो मैक्सिमम हाइट पे वो नीचे आने लगता है। नीचे क्यों आने लगता है? बिकॉज उस हाइट के बाद उसके पास, उस हाइट पे तुम खुद ही सोचो, उस हाइट पे उसके पास कोई वेलोसिटी नहीं हो सकता ऊपर। तो वो मैक्सिमम हाइट पहुंच गया तो वहाँ से नीचे क्यों आने लगा? अगर उसके पास वेलोसिटी होता ऊपर के डायरेक्शन में तो ऊपर ही जाता। तो ये जो फोर्स है ये क्या कर रहा था, वेलोसिटी इसका डिक्रीज कर रहा था। ये वापस कब आना शुरू होता है, जब ये ऊपर जाता जाएगा इसका वेलोसिटी डिक्रीज करता रहेगा, डिक्रीज करते करते एक पॉइंट पे इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा। 0 होने के बाद क्या होगा, ये फोर्स कभी भी लग रहा है तो ये फोर्स इसको नीचे एक्सेलरेट करना शुरू कर देगा। इस बार ये नीचे आने लगेगा और इसका वेलोसिटी इंक्रीज होते होते ग्राउंड पे जब बिल्कुल रीच करने वाला होगा, एग्जैक्टली रीच कर नहीं जाएगा, बिल्कुल रीच करने वाला होगा, तब इसका वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगा। तो क्या हुआ, मैक्सिमम हाइट पे हम क्या देखें, उसका वेलोसिटी 0, तो यहाँ पर हो जाएगा जो v है वो 0 हो जाएगा। हम इस वाले जर्नी का बात करते हैं। तो जब वो नीचे से ऊपर गया, जब नीचे से ऊपर गया तब जो इनिशियल वेलोसिटी था वो निकालना है, जो फाइनल वेलोसिटी होगा वो 0 होगा। तो इस वाले जर्नी के लिए केवल हम क्या लगाएंगे, टाइम तो पता नहीं है, हमको ये निकालना है। हमको क्या क्या पता है, हमको v पता है, हमको a पता है, एक्सेलरेशन इसका है 9.8 में, यहाँ 10 दिया है ना, तो यहाँ पर हम लोग लेंगे एक्सेलरेशन की ग्रेविटी पता है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, v पता है, g पता है। अब इसमें जो एक्सेलरेशन डिस्टेंस भी पता है कि मैक्सिमम हाइट कितना अटेन किया 20 मीटर, यहाँ पर s भी पता है 20 मीटर। उसके बाद हम इस वाले फॉर्मूला को यूज करें तो v पता है, u निकालना है, a पता है लेकिन t पता है, तो इसको हम नहीं यूज कर सकते। यहाँ पर v पता है, u निकालना है, a पता है, s भी पता है, तो इसको हम यूज कर लिया।
तो यहाँ पर अगर हम इसको यूज़ करें तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब यहाँ देखो ये क्या है, यू स्क्वायर मतलब एक पॉजिटिव क्वांटिटी प्लस एक प्लस समथिंग। अब ये जो है इसमें क्या हो रहा है, जब ये ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगा ना, तो डिक्रीज करने के लिए इस वाले क्वांटिटी को नेगेटिव होना पड़ेगा। डिस्टेंस नेगेटिव होता नहीं है, एक्सेलरेशन नेगेटिव हो सकता है, तो a विल बी इक्वल टू -g। ये भी एक तरीका है ये देखने का कि a g होगा या -g होगा। यहाँ ऊपर जाएगा तो एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी घटेगा, इसलिए इसको इस क्वांटिटी को इस पार्ट को नेगेटिव होना पड़ेगा, उसके लिए a को -g होना होगा। तो ये हम क्या जर्नी लिए, हम नीचे से ऊपर ही नीचे से ऊपर जाते समय एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है, -g होता है। तो यहाँ u हो जाएगा यू स्क्वायर इज इक्वल टू -2gs और v हम देखें तो 0 है, तो यहाँ से u स्क्वायर आएगा 2gs क्योंकि है 2 × 10 × 20। तो ये कितना आया, ये आया 400। अब इसका हम अगर रूट लें तो u इज इक्वल टू √400, तो ये कितना आएगा 20। तो ये आ गया हमारा 20 मीटर/सेकंड। ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी। अब सेकंड पार्ट में पूछा है कि फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल ऑन रीचिंग द ग्राउंड। तो अब हमको इसके लिए सेकंड पार्ट को डील करना है। जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के बाद वहां से नीचे आने लगा, मैक्सिमम हाइट पहुंच गया, यहाँ से नीचे आने लगा, नीचे आके ग्राउंड पे रुक गया, तो एग्जैक्टली ग्राउंड पे को टच नहीं करते हुए निकला है, हमको इस मोमेंट पर निकालना है। तो जब टच कर जाएगा तो उसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा ना, तो मैं रीचेस द ग्राउंड, जब ग्राउंड पे रीच करने वाला होगा तब उसका वेलोसिटी कितना है। तो यहाँ पर तो जब वो स्टार्ट किया इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इसको इसके साथ कंपेयर मत करना। यहाँ पर भी हम सेम वेरिएबल नहीं यूज कर रहे हैं, लेकिन इस वाले केस के लिए जब इस केस को हम स्टार्ट किए तो ये केस खत्म हो गया, तो ये केस स्टार्ट किए तो इसके लिए u हम इनिशियल वेलोसिटी के लिए यूज कर रहे हैं। इस मोशन के लिए यहाँ क्या हुआ, ऊपर से समथिंग नीचे आ रहा है, तो इनिशियली क्या हुआ, ऊपर था, तो इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0। फाइनल वेलोसिटी के लिए यहाँ पर हम जो ग्राउंड पे पहुँचने वाला है उसको मैं फाइनल वेलोसिटी बोल रहे हैं। हमको डिस्टेंस पता है, हमको एक्सेलरेशन पता है, इस केस में एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g, बस ऊपर से नीचे आ रहा है तो बॉडी एक्सेलरेट करेगा। तो अगेन हमको निकालना है कि हमको पता है a पता है, s पता है, u पता है और v निकालना है। तो अगेन हम ये सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे सेकंड पार्ट के लिए भी। तो पार्ट b के लिए हम लोग यूज करेंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो v इज इक्वल टू v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर 0 प्लस 2gs, जो कि हो जाएगा 2 × 10 × 20। तो यहाँ से v स्क्वायर इज इक्वल टू 400, इसका अगर हम रूट निकालें तो √400 हो जाएगा, मतलब v निकालें तो √400 हो जाएगा, जो कि 20 मीटर/सेकंड है। ऐसा। अब अगर हमको थर्ड पार्ट करने के लिए थर्ड पार्ट में पूछा है कि इसका टोटल जर्नी का टाइम, मतलब ये नीचे से ऊपर गया और ऊपर जाके ऊपर से वापस नीचे आ रहा है, इसमें टोटल कितना टाइम लगा। तो हम दोनों को अलग अलग डील कर लेंगे कि नीचे से ऊपर गया तब हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। क्यों? बिकॉज हमको टाइम नहीं पता है, टाइम निकालना है, v पता है, u पता है, a पता है, तो इस केस में हम लोग v इज इक्वल टू u प्लस 80 यूज करेंगे। नीचे से ऊपर जाने के केस में v क्या है, फाइनल क्या है, फाइनल इंस्टेंट गेन हो जाएगा। तो फाइनली वेलोसिटी था 0, इनिशियल था 20, एक्सेलरेशन था -10 और t। यहाँ से आया 20 इज इक्वल टू 10t, यहाँ से आ गया t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, मतलब नीचे से ऊपर जाने में 2 सेकेंड्स लगा। उसके बाद जब ये ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे वाले केस में इनिशियली ये स्टेप इनिशियल है, ये स्टेप फाइनल है, ये फाइनल है। तो इनिशियल क्या है वेलोसिटी, यहाँ पर इस केस में इनिशियल 0 है, फाइनल हम निकालें तो 20 मीटर/सेकंड है, फाइनल 20 मीटर/सेकंड। तो यहाँ से हो जाएगा v इज इक्वल टू u प्लस 80। इस वाले केस में एक्सेलरेट करना है तो एक्सेलरेशन इक्वल टू g है, t निकालना है, v 0 है, v
और u 0 है और v 20 है, तो 20 इज इक्वल टू 10t, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो टोटल टाइम कितना हुआ, नीचे से ऊपर जाने में 2 सेकेंड्स लगा, ऊपर से नीचे आने में 2 सेकेंड होगा। तो इसको हम t2 बोल रहे हैं, इसको हम t1 बोल रहे हैं। तो t इज इक्वल टू t1 प्लस t2 दैट इज इक्वल टू 2 प्लस 2 दैट इज 4 सेकेंड। तो यहाँ ये क्वेश्चन खत्म होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, इतने में आज हमारा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पूरा कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर से दबा दें ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल रहे हैं। थैंक यू।